दृष्टि आईएएस के टुडे जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से, जिसमें हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची का विषय नहीं है। आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन और ऑप्शन डी पुलिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पुलिस। आप में से कई व्यर्स ने इस प्रश्न का एकदम ठीक जवाब दिया है। चलिए अब आगे की बात को एक्सप्लेनेशन से समझते हैं। हाल ही में गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में सेफ सिटी परियोजना पर जानकारी प्रदान की। राज्य मंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य के विषय हैं। बता दें कि भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्य विधानमंडलों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को निर्दिष्ट करती है। इसमें 3 सूचियां शामिल है, यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब यदि प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो भारत की रक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत संघ सूची के विषय हैं। इसलिए विकल्प डी सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पुलिस। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड का पहला प्रश्न है, अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है कि भारत के समुद्री क्षेत्रों में खनन को नियंत्रित करता है। कथन 2 है, यह सरकार को उन अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति देता है जो किसी भी परिचालन अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं। और कथन 3 है, इसने बिना किसी नीलामी के निजी क्षेत्र को उत्पादन पट्टा देने का प्रावधान भी किया गया है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, ये बात आपको बतानी है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। हाल ही में लोकसभा ने अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2023 पारित किया। यह विधेयक अपतटीय क्षेत्र खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 2002 में संशोधन करता है। ये भारत के समुद्री क्षेत्रों में खनन को नियंत्रित करता है, इसलिए कथन 1 सही है। ये सरकार को उन अपतटीय क्षेत्रों को आरक्षित करने की अनुमति देता है जो किसी भी परिचालन अधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसलिए कथन 2 सही है। इसी के साथ ये विधेयक प्रशासन प्राधिकारी को सरकार या सरकारी कंपनी को समग्र लाइसेंस या उत्पादन पट्टा देने की भी अनुमति देता है। यह केवल प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा नीलामी के माध्यम से निजी क्षेत्र को उत्पादन पट्टा देने का प्रावधान करता है, इसलिए कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार केवल 2 कथन सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ विकल्प बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, हाल ही में अटल वयो अभ्युदय योजना यानी AVY किससे संबंधित है। आपके ऑप्शन है नवकरणीय संसाधन, वरिष्ठ नागरिक, बायोडीजल या फिर ग्रामीण विकास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वरिष्ठ नागरिक। हाल ही में अटल वयो अभ्युदय योजना यानी AVY खबरों में रही। बता दें कि अटल वयो अभ्युदय योजना भारत में वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। यह योजना बुजुर्गों द्वारा समाज में किए गए अमूल्य योगदान को मान्यता देती है और उनकी भलाई एवं सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना चाहती है। यह योजना वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए वरिष्ठ नागरिक सतत देखभाल घरों को चलाने और रखरखाव के लिए पात्र संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वरिष्ठ नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित डिजिटल पुलिस पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। आपके ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय, कानून और न्याय मंत्रालय या फिर योजना मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गृह मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में डिजिटल पुलिस पोर्टल के बारे में जानकारी दी। गृह मंत्रालय के प्रशासनिक दायरे के तहत राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ने 21 अगस्त 2017 को डिजिटल पुलिस पोर्टल यानी digitalpolice.gov.in लॉन्च किया था। ये पोर्टल केंद्रीय स्तर पर निम्नलिखित नागरिक सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कि गुमशुदा व्यक्तियों की खोज, वाहन NOC जनरेट करना, घोषित अपराधियों की जानकारी और निकटतम पुलिस स्टेशन का पता लगाना। गृह मंत्रालय ने 30 अगस्त 2019 को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल यानी कि cybercrime.gov.in भी लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर नागरिक महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों की घटनाओं को रिपोर्ट कर सकते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी PMI किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपके ऑप्शन है S&P ग्लोबल, क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, फिच रेटिंग्स या फिर मूडीज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी कि S&P ग्लोबल।
हाल ही में भारत का विनिर्माण परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी पीएमआई गिरकर 57.7 पर आ गया। हालांकि नए ऑर्डर में वृद्धि और रोजगार के विस्तार के साथ यह क्षेत्र मजबूत बना रहा। बता दें कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की आर्थिक सेहत को मापने का एक इंडिकेटर है। इसे हर महीने एस&पी ग्लोबल द्वारा जारी किया जाता है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसकी गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग अलग की जाती है और फिर एक समग्र सूचकांक भी बनाया जाता है। इसका उद्देश्य कंपनी के निर्णय निर्माताओं, विश्लेषकों और निवेशकों को वर्तमान एवं भविष्य की व्यावसायिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इसे व्यापक रूप से आर्थिक स्वास्थ्य के संकेतक के रूप में अपनाया जाता है, क्योंकि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक है। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, एस&पी ग्लोबल। अगला प्रश्न है, विवाद से विश्वास 2 योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, इसे व्यय विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है, और कथन 2 है, ये सभी घरेलू संविदात्मक विवादों पर लागू होगी, और कथन 3 है, इसके तहत 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को शामिल किया जाएगा। उपयुक्त में से कितने कथन सही है यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल ए, केवल 2, सभी 3 या फिर कोई भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों कथन सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने अनुबंध संबंधी विवादों के निपटान के लिए विवाद से विश्वास 2 योजना की शुरुआत की है। इस योजना को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए कथन 1 सही है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई थी। यह योजना भारत सरकार या उसके नियंत्रण वाले संगठनों से जुड़े सभी घरेलू संविदात्मक विवादों पर लागू होगी, इसलिए कथन 2 सही है। इसके तहत 30 सितंबर 2022 तक के विवादों को शामिल किया जाएगा, इसलिए कथन 3 सही है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र दावों को सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी जेम समर्पित वेब पेज के माध्यम से संसाधित किया जाना चाहिए। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, तीनों ही कथन सही हैं। अगला प्रश्न है, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी जीएमपी किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ा है। आपके ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड, या फिर वर्ल्ड बैंक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। हाल ही में भारत सरकार ने फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के कार्यान्वयन को अनिवार्य कर दिया है। संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी जीएमपी के मानकों को वर्ष 2018 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO मानकों के अनुरूप लाया गया था, इसलिए विकल्प ए सही है। 250 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली कंपनियों को 6 महीने के भीतर संशोधित जीएमपी लागू करना होगा, जबकि 250 करोड़ रुपए से कम टर्नओवर वाले मध्यम और लघु उद्यमों को अनुपालन के लिए 1 वर्ष का समय है। संशोधित जीएमपी को लागू करने से सभी विनिर्माण इकाइयां वैश्विक मानकों के अनुरूप हो जाएंगी, जिससे विभिन्न नियामकों द्वारा बार बार निरीक्षण की आवश्यकता कम हो जाएगी। इस कदम का उद्देश्य भारत को एक गुणवत्तापूर्ण दवा केंद्र बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू स्तर पर उत्पादित दवाएं निर्यात गुणवत्ता मानकों को भी पूरा करें। इस तरह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्लास्टिक कचरे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, सालाना व्यवसायीकृत होने वाले कुल प्लास्टिक में अल्पजीवन प्लास्टिक का हिस्सा लगभग 37% है। कथन 2 है, आइसलैंड में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत सबसे अधिक है। उपयुक्त में से कौन सा से कथन सही है या फिर है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर न तो एक और न ही 2। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं। बीती 28 जुलाई को पृथ्वी ने अपना पहला प्लास्टिक ओवरशूट दिवस मनाया। यह दिवस उस बिंदु को चिन्हित करता है जब वैश्विक प्लास्टिक कचरा उचित अपशिष्ट प्रबंधन की क्षमता से अधिक हो जाता है। स्विस आधारित अनुसंधान परामर्शदाता अर्थ एक्शन के अनुसार चीन, ब्राजील, इंडोनेशिया और अन्य देशों के साथ भारत दुनिया के 52% कुप्रबंधित प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार 12 देशों में से एक है। प्लास्टिक पैकेजिंग और एकल उपयोग प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक सहित अल्पजीवन प्लास्टिक सालाना कुल व्यवसायीकृत प्लास्टिक का लगभग 37% है, इसलिए कथन 1 सही है। आइसलैंड में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक खपत सबसे अधिक है, जबकि भारत प्रति व्यक्ति आधार पर प्लास्टिक खपत में निचले स्थान पर है, इसलिए कथन 2 सही है। बताते चलें कि भारत का प्लास्टिक ओवरशूट दिवस उसके कुप्रबंधित अपशिष्ट सूचकांक यानी MWI के आधार पर 6 जनवरी 2023 को मनाया गया था। इस प्रकार विकल्प सी सही है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों ही कथन सही हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ रामसर साइट्स बताई गई हैं, दूसरी तरफ राज्य बताए गए हैं। पहला है दीपोर बिल, उसके सामने लिखा है असम। दूसरा है पोंग बांध झील, उसके सामने लिखा है हिमाचल प्रदेश। तीसरा है भोज वेटलैंड, उसके सामने लिखा हुआ मध्य प्रदेश। और चौथा है चिल्का झील, जिसके सामने लिखा है ओडिशा। उपरोक्त में से कितने युग्म सम्मिलित है, यह आपको बताना है। आपके ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सभी 4। हाल ही में 75/75 रामसर साइटों पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि भारतीय रामसर साइटों का नेटवर्क नामित रामसर साइटों की कुल संख्या के मामले में एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया में 5वां है। भारतीय रामसर साइटों का नेटवर्क लगभग 1.33 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है। अब यदि प्रश्न के संदर्भ में बात करें तो दीपोर बिल ब्रह्मपुत्र नदी के पूर्व चैनल में एक स्थायी मीठे पानी की झील है जो असम राज्य में स्थित है, इसलिए एक युग्म सम्मिलित है। वहीं पोंग बांध झील एक जलाशय है जिसका निर्माण हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की शिवालिक पहाड़ियों की गीली भूमि में व्यास नदी पर किया गया है, इसलिए युग्म 2 भी सम्मिलित है। वहीं भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए युग्म 3 सम्मिलित है। जबकि चिल्का झील एक खारे पानी की झील है जो ओडिशा राज्य के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है, इसलिए युग्म 4 सम्मिलित है। इस प्रकार चारों युग्म सम्मिलित है, इसलिए विकल्प डी सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, सभी 4। हाल ही में चर्चित मासी पोर्टल किससे संबंधित हैं? आपके ऑप्शन है बच्चों की देखभाल, मैंग्रोव संरक्षण, उर्वरक या फिर ग्रामीण बुनियादी ढांचा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बच्चों की देखभाल। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने मासी ऐप विकसित किया है। यह ऐप देश भर में बाल देखभाल संस्थानों यानी सीसीआई और उनके निरीक्षण तंत्र की रियल टाइम निगरानी करेगा। यह ऐप मॉनिटरिंग पोर्टल से जुड़ा है जहां स्वचालित रिपोर्ट तैयार होती है। यह किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत निर्धारित बाल कल्याण समितियों यानी CWC, राज्य निरीक्षण समितियों, जिला निरीक्षण समितियों, किशोर न्याय बोर्डों यानी JJB के सदस्यों और बाल अधिकार संरक्षण राज्य आयोगों द्वारा एकीकृत निरीक्षण को सक्षम बनाता है। ये उपरोक्त किसी भी प्राधिकारी द्वारा देश भर के सभी CCI के निरीक्षण के लिए एकल मंच के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए विकल्प ए सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, बच्चों की देखभाल। चलिए अब नोट कर लीजिए आज के एपिसोड का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में INS सह्याद्री ने पोर्ट मोरेस्बी का दौरा किया। यह पोर्ट कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए पापुआ न्यू गिनी, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी मलेशिया या फिर ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो व्यूअर्स, इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। जल्दी मिलते हैं नए एपिसोड में कुछ और नए सवालों और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।